आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। कुछ क्लैरिटी सबके पास होनी बहुत ज़रूरी है, वो डिजर्व करते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि जो लोग नहीं आए ऐसा तो है नहीं कि वो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे। ठीक है, बहुत ही और जो टीचर्स भी नहीं आए तो ऐसा भी नहीं है कि वो लोग एसएससी को नहीं पढ़ाते। तो सबको बिल्कुल क्लियरली सारी बातें पता होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी एसएससी चेयरमैन सर के द्वारा रिटर्न में कुछ नहीं मिला है। ठीक है, वर्बली हुए हैं। ठीक है, जो भी पॉइंट्स हैं वो वर्बली बोले गए हैं, कोई भी रिटर्न कमिटमेंट नहीं दी गई है। ठीक है, अगर कोई, ये हमारा पॉइंट है कि अगर कोई रिफॉर्म्स 2025 एग्जाम्स के लिए नहीं आते, ठीक है, मतलब अपकमिंग जो सीजीएल है उसमें भी यही दिक्कत होती है, 25 वालों को भी दिक्कत होती है, 26 वालों को भी दिक्कत होती है। इस बार क्या हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि दिक्कतें पहले नहीं बताई जाती, दिक्कतें पहले भी बताई जाती है कि ये दिक्कत आएगी। और जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि मैं तो स्टार्टिंग में ही बता देता हूं। मैंने ये तक बता दिया था कि इस बार रिप्रेजेंटेशन की वजह से चेंजेस आए हैं। ठीक है, जानते हो ना, बताया था नहीं बताया था, मैंने बोला था ना कि इस बार क्या हुआ है, उन्होंने सारी रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर ली है। मैंने पहले ही बोल दिया था ये बात। तो ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं होता, वो एक्सपीरियंस से पता चल जाता है, कॉमन सेंस भी लगती है, थोड़ी सी गणित भी लगती है, पता चल जाता है। लेकिन इस बार एक चीज अच्छी हो रही है कि देखो, बाद में जो चीजें हो सकती हैं उसके लिए आप पहले ही लड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि भाई 2025 में इशू आएगा। और आधार क्या है, 2024 को आधार मान के ये चीज। ठीक है, तो अभी ये वाला जो पॉइंट है कि ग्राउंड लेवल पे एफर्ट्स फिर अदरवाइज रिज्यूम होंगे, और वो जो एफर्ट्स होते हैं वो स्टूडेंट की वजह से ही होते हैं। आपको क्या लग रहा है कि हम लोगों की टीचर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं क्या एसएससी वाले? ऐसा नहीं है। ठीक है, जब वो देखते हैं कि बच्चे प्रेजेंट हैं तभी वो ठीक से बात करते हैं, बैठने दिया, मिलने दिया, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, अब ऐसा एक एश्योरेंस दिया है एसएससी चेयरमैन सर ने कि जो 2025 है उसके लिए टीसीएस वेंडर नहीं होगा। बट मैं आपको बताता हूं कि अभी भी 3 वेंडर के लिस्ट में टीसीएस प्रेजेंट है। ठीक है, एक एडुक्विटी करियर करके है, एक एनएसई आईटी लिमिटेड करके कंपनी है, और एक टीसीएस है। तो जरूरी नहीं है, हो सकता है ये जीत जाए फिर से। ठीक है, बट अगर चेंज होता है तो चेंजेस अगर अच्छे के लिए होता है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं भी होता तो आप लोगों को पता है कि आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, आपका भाई बैठा है, मैथ्स में तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पेपर कैसा भी आए आप बेनिफिट में ही रहोगे, ये बात आप जानते हो। ठीक है, तो जो भी चिंता है कि अरे ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी इस हिसाब से बताया जाता है कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में पेपर आता है तो आप कैसे डील करोगे, वो पूरा एक एनवलप करके मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, ये बात आप जानते हैं बहुत अच्छे से। तो ये बट वाला पॉइंट इसलिए था कि जरूरी नहीं है, अभी वर्बली बोल तो दिया, बट हो सकता है कि जब अभी देखो वेंडर जो बिडिंग हुई है उसमें 3 लोग हैं, तो इन्होंने मन में सोचा जरूर होगा कि ठीक है भाई टीसीएस को नहीं लेंगे इस बारी। बट जब वो देखेंगे बाकी दोनों अगर उनको सही नहीं लगा, बाकी लोग भी बैठते हैं, अंडर सेक्रेटरी सर हैं, बाकी लोग बैठे हैं, उन्होंने बोला कि नहीं यार काम तो यही अच्छा कर पाएंगे और इनको थोड़ा सा गाइड कर देंगे, क्योंकि बैंकिंग का भी बनाते हैं उसमें तो कोई इशू नहीं होता, या बाकी चीजों के भी पेपर कराते हैं उसमें तो इशू नहीं होता, एसएससी में क्यों इशू होता है। तो ये चीज एसएससी कंट्रोल करती है नहीं करती, उस चीज में मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये जरूर है कि अभी श्योरिटी नहीं है। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है कि नया वेंडर बनेगा, लेकिन मैंने आपको पूरा ये वाला पॉइंट समझा दिया अपनी तरफ से। क्लैरिटी मिलनी बहुत जरूरी है सभी को। ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है, आप सर ने ये बोला है कि क्या आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हमसे मांग रहे हो? क्या एसएससी के पास पावर है? क्या एसएससी के चेयरमैन के पास इतनी पावर है कि वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दे? ऐसा नहीं है। ये जो होगा वो कोर्ट के थ्रू होगा। ठीक है, जब कोर्ट गवर्नमेंट को आदेश देगा तब ये होगा। तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये बोल दिया, इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली बोल दिया कि अगर आप इस चीज की डिमांड रख रहे हो तो इसका सोल्यूशन ही है। क्लियर हो गई बात? जिनका लास्ट अटेम्प्ट है और उन्हें लग रहा है कि एक अटेम्प्ट मिलना चाहिए, जो भी उनका टाइम वेस्ट हुआ है एसएससी की वजह से, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो आपको सोल्यूशन पता है
ठीक है, आप एसएससी से नहीं मांगेंगे, आप सीधा कोर्ट के थ्रू जा सकते हैं। और एक चीज और इस चीज पे मैं पॉइंट बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि सारे लोग, हो सकता है शायद टीचर्स मिलकर कोर्ट केस करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो पिटिशनर होते हैं वो बच्चे ही होते हैं, वो ही फाइल करते हैं, वो अपने बिहाफ पे फाइल करते हैं कि ये पॉइंट है, चाहे वो आपका 24 वाला केस है या 25 वाला है। जैसे 24 वाले बच्चों को भी एक पॉइंट बोला गया है कि भाई देखो 24 वाले के लिए सीधा मना कर दिया, अभी शायद आगे पॉइंट है वो, लेकिन चलो डिस्कस कर लेता हूं कि 24 वालों के जो रिजल्ट है उसमें भी हम चेंजेस नहीं कर सकते। उन्होंने बोल दिया कि जिनकी जॉब लग गई है उनकी जॉब लग गई है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट अगर आपका कोई ऐसा केस है जब आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादती है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। वो पर्टिकुलर इंसान, वो पर्टिकुलर स्टूडेंट कोर्ट में जा सकता है। जैसे एक 344 वाला बच्चा आया हुआ था कल, एक 342 वाला भी, दो बच्चों से तो मैं पर्सनली मिला हूं, तो यार उनके रॉ मार्क्स इतने थे, तो वो तो डिजर्व करते ही हैं, ऑब्वियसली बात है। लेकिन इसका मतलब, मैंने कल भी ये बात बोली है, सभी टीचर्स के सामने भी मैंने ये बात बोली थी, आपको पता है कि जिन बच्चों की जॉब लग गई है वो डिजर्विंग है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कुछ बच्चे जो बिल्कुल लास्ट में थे वो डिजर्विंग नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी तो डिजर्विंग है। तो वो अगर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो बिल्कुल लड़ना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। बट रास्ता क्या तरीका है, वो तरीका एसएससी नहीं है। उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि उसके लिए भी आपको कोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास, वो ऐसा कह रहे हैं कि हमारे पास पावर ही नहीं है इस चीज को चेंज करने की, कि मैं चेंज कर दूं, ठीक है। ये वाला पॉइंट जैसे ये था, लीगली ही होंगी जितनी भी 24 के अंदर दिक्कतें हैं। पहली बार कोई ऐसा चेयरमैन सर मिले हैं जिनको ये तक पता था कि इवन नंबर वाले क्वेश्चन में देखो क्या किया हुआ है। बट मुझे एक चीज यहां समझ नहीं आई कि सपोज करो, ठीक है, वैसे तो हम शायद अभी 8 तारीख को जाएंगे, तो 4 टीचर जाएंगे, तो मैं भी जाऊंगा, उसमें देखते हैं, मिलते हैं उनसे, वो अभी फाइनल नहीं है, देखते हैं उस दिन में अवेलेबिलिटी या बाकी जो भी चीजें हैं वो तब की तब पता चलेगी। बट मुझे एक चीज ये जरूर पूछनी है कि अगर सपोज करिए हम आपसे बात रख रहे हैं, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे पॉइंट है सर, ये वाला क्वेश्चन गलत था, और आपने पहले ही बोल दिया कि हाँ बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, इवन वाला क्वेश्चन में तो समझ ही नहीं आया, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है वो। तो अगर ये चीज आप खुद ही बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या है? आप फिर हमारी तरफ से बोल रहे हो, तो हम पूछे किससे? जब रिजल्ट निकलता है या कुछ भी निकलता है, उस पर साइन किसके होते हैं? बच्चे किससे पूछेंगे? बच्चे तो आपसे ही पूछेंगे। तो अगर आपको ये सब चीजें पता है तो सोल्यूशन भी तो आपसे ही मांगा जाएगा। तो वो चीज मुझे पर्सनली, ये दिस इज माय पर्सनल थॉट, ठीक है, ठीक है, एसएससी करना चाहती है, लेकिन अगर कोर्ट उसको बोलेगा तो वो करेगी कि भाई बाकी एड ऑन बच्चे, ये जो बच्चे एक्स्ट्रा बच्चे हैं उनका रिजल्ट वो देगी, ठीक है। अभी विदहेल्ड वाला पॉइंट भी आएंगे। वेटिंग लिस्ट का मैं आपको बता ही देता हूं आज। देखो इशू क्या होता है, वेटिंग लिस्ट जब लगेगी, वेटिंग लिस्ट लग सकती है, एमटीएस में लग सकती है, उन्हें लगानी चाहिए, और वो इस बारे में सोच भी रहे हैं, बट ऐसा कोई श्योरिटी, ये सब कुछ श्योरिटी थोड़ी नहीं, ये तो खैर अब ये पता नहीं है कि ये चूरन है या सच में ये सब चीजें हैं। तो लेकिन भाई अब आपको ऐसा रिप्रेजेंट करने गए हैं सब लोग, तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि वेटिंग लिस्ट का इशू क्या होता है, वेटिंग लिस्ट क्यों इतनी कठिन हो जाती है। उन्होंने ये बोला है कि आप लोग बताइए, तो हम लोग सारा एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाएंगे और बताएंगे कैसे इंप्लीमेंट होती है। तो वेटिंग लिस्ट इंप्लीमेंट अलग अलग ग्रेड पे एग्जाम में करना मुश्किल होता है, तो उसका जो तरीका है, जितना मैं समझता हूं, वो काउंसलिंग है, ठीक है। तो वो चीज हम रखेंगे उनके सामने कि सीजीएल में भी ऐसा काउंसलिंग हो सकती है। दूसरा पॉइंट, लेकिन जैसे एमटीएस है या फिर जो सेम ग्रेड पे वाला सीएचएसएल में हो गया, वो एलडीसी वाला, उसमें आप वेटिंग लिस्ट ला सकते हो, ठीक है। बट आप देख लीजिए कि उन्होंने पूछा है कि आप बताइए, जितने भी टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स को बोला है कि आप एक फिजिबल वे बताइए वेटिंग लिस्ट के लिए। तो उसका मेरे को ऐसा लगता है कि तरीका हमारे पास है, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे आईआईटी वगैरह में भी आपको पता है कि काउंसलिंग के थ्रू हो जाता है, मल्टी लेवल वाली बात है। मान लो सपोज करो, ऐसा तो है नहीं कि सबको एक ही कॉलेज मिलता है, तो वही बात हो गई कि सबको एक ही जॉब नहीं मिल रही, तो वो वाला पॉइंट है। वैसे आपको वेटिंग लिस्ट के लिए किसी दिन और बहुत बड़ा एक वीडियो बना के बताऊंगा कि क्यों कठिनाइयां होती हैं वेटिंग लिस्ट में, अलग अलग ग्रेड पे की एग्जाम्पल देके बताना पड़ेगा, उसमें भी गणित ही है वैसे, ठीक है। स्टैट्स वाली उनके लिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई वेटिंग लिस्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो एक चीज और उन्होंने बोली है कि ये जो रिपीटर्स हैं या फिर जो बच्चे वेस्ट कर देते हैं, वो वाला जो पॉइंट है एक, कि सीट्स वेस्ट हो जाती है, उसका एक रीजन उनको जो लगता है वो ये लगता है कि बच्चे
अगर सीजीएल दे दें और पूरा प्रोसेस हो जाए और उनको पता चल जाए कि हाँ हमारा इसमें हो गया है, उसके बाद सीएचएसएल दे दें और उसका पूरा प्रोसेस हो जाए, उसमें उनको पता चल जाए, फिर एमटीएस, तो उस हिसाब से सीक्वेंस रखने की वो बात कर रहे हैं। कितना अप्लाई हो पाएगा कितना नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ सीजीएल का ही पूरा प्रोसेस निकलने में अगर आप देखोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, तो क्या उस टाइम तक सीएचएसएल का नहीं होगा? बट हाँ ये चीज करी जा सकती है और वही करेंगे जितना मुझे लगता है कि पेपर तो ले लेंगे लेकिन फाइनल रिजल्ट का सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस एग्जाम का नहीं है, ये फाइनल रिजल्ट का सीक्वेंस ऐसे रख सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट इसका आ जाएगा, उसके बाद पता चल जाएगा कितने लोगों का हो गया, तो ताकि वो सीएचएसएल में जॉब ना ले। और अगर सीएचएसएल और एमटीएस में कंपेयर करें तो अगर किसी का सीएचएसएल में आ गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीजीएल में भी क्वालिफाइड है, सीएचएसएल में भी क्वालिफाइड है, एमटीएस में भी क्वालिफाइड है, तो उनकी गलती नहीं है इसमें, वो एसएससी की गलती, और एसएससी को पता है ये बात। ठीक है, हाँ जैसे लिखा हुआ ये चीज। ओके, नॉर्मलाइजेशन में वो कह रहे हैं कि जो इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, जैसे 24 में इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया, उसका रीजन जो है वो हो सकता है कि फॉर्मूले के अंदर कुछ कमी है, या फिर परसेंटाइल मेथड इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी चीज वो कह रहे हैं कि हम लोग एक बेटर फॉर्मूला लाएंगे, ये भी एक आश्वासन है, ये सारी चीजें आश्वासन है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि रिटर्न में क्यों नहीं लेते, देखो रिटर्न में भी ले लेंगे अगर चीजें नहीं हुई, अगर वो सामने से टाइम मांग रहे हैं और पहले दिन ही मिल लिए। आपको पता है 2017 में क्या हुआ था कि बहुत कम से कम 10 दिन 8 दिन 7 दिन लोग बैठे रहे, इतने इतने दिन बैठने के बाद वो पहली बार मिले थे और उसी दिन डिस्पर्स हो गया था सारा मामला, क्योंकि मिलने के बाद ही हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे नोटिस निकला था। बट इन ये फर्स्ट डे मिल लिए, समझ रहे हैं और एक पॉजिटिव तरीके से बातचीत हुई है, वहां पे हम लोग बैठे तो वो चीज थोड़ा रंग लाई। ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसा कि परसेंटाइल मेथड या फिर एक नॉर्मलाइजेशन के लिए फॉर्मूला बेटर, जैसे बैंकिंग में होता है, ताकि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज ना आए, थोड़े बहुत मार्क्स में डिफरेंस क्रिएट हो। ठीक है, विदहेल्ड के लिए वो बोल रहे हैं जो 2019 से भी विदहेल्ड रुका पड़ा है, वो भी नेक्स्ट 2 मंथ्स में, वो उन्होंने बताया है बहुत सारे नंबर, अभी मैं वो कमिट नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों का वो कह रहे हैं कि रिजल्ट ऑलरेडी है, वो क्लियर्ड है, उनकी जॉब है, लेकिन 2 महीने वेट करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में देखो, एक चीज है, एसएससी कैन नॉट कंडक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज द गवर्नमेंट हैज नॉट परमिटेड एसएससी। ये जो पॉइंट है, ये एसएससी गवर्नमेंट के पास रखेगी, प्रपोजल खुद रखेगी, वो ये कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं है, तो वो खुद रखेंगे। ठीक है, अब ये चीज होगा, हम ये सब चीज रिटर्न में लिखेंगे अपने पास, और जब मिलने जाएंगे तो उनसे ये चीज पूछेंगे, सर इस पे क्या स्टेटस है हर एक पॉइंट पे। ठीक है, तो वो चीज आप चिंता ना करें। ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि आप अभी एनर्जेटिक हैं, थोड़े दिन बाद एनर्जेटिक ना रहे तो टीचर्स बंद कर देंगे सपोर्ट करना। ठीक है, आप लोगों का जो पढ़ाई है उसकी तरफ रुझान होगा तो पढ़ाएंगे ही वो। ठीक है, मैं भी आज एंड में आपको पढ़ा के ही जाऊंगा, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, मेरा तो काम पढ़ाने का है, हमारा काम तो पढ़ाने का ही है, ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाना है, सिलेक्शन दिलाना है। ठीक है, लेकिन बीच में जो दिक्कतें आ रही है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। ठीक है, और प्रॉब्लम अगर बच्चों को होगी तो वो सीधा टीचर्स को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो हमें भी तो हो रही है, एक्सेप्टेड, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इंफ्रा इंप्रूव करेंगे, बोल रहे हैं कि फीस बढ़ाएंगे, बट ये वाला थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसमें आधे लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि वो फीस बढ़ाने की बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने कि रेलवे में जैसे होता है कि हम 500 रुपए की फीस अगर रख दी तो 100 रुपए फीस है, 400 रुपए बाद में रिफंड कर देंगे, ये वाला केस। तो इसका पेपर तो थोड़ा टाइम से होता है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस लगेगा, लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं, बट ये श्योरिटी नहीं है, ऐसा उन्होंने फिर से आश्वासन दिया। तो इस चीज में टेंशन नहीं लेनी कि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि फीस, ये उनका कहना है, ये कोई पॉइंट लेके नहीं गया था, ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट लेके गया था, लेकिन उन्होंने बोला कि अच्छा ये पॉइंट लेके गए थे कि भाई कीबोर्ड खराब हो जाते हैं, ये इशू आता है, फलान ठिकान, ये सब इशू लेकर आए थे। तो उन्होंने बोला कि हम इस चीज का सोल्यूशन ये निकाल रहे हैं कि हमारे को सोर्सेज ज्यादा चाहिए, पैसे थोड़े से स्टार्टिंग में ले लेंगे। और वही वाली बात है कि अगर थोड़ा सा, उनका ये कहना भी है कि जैसे 40 लाख फॉर्म भरते हैं, ठीक है, जिसमें से आते 20 लाख देने हैं, लेकिन अगर फीस ज्यादा होगी तो जितने लोग भरेंगे तो अटेंडेंस भी बढ़ेगी, क्योंकि अब ये 40 लोगों के लिए रेडी तो रखते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि लैब में अगर आप पहुंच गए तो आपकी सीट नहीं है, उनको लग रहा था कि ये नहीं आएगा, उनको रिसोर्सेज पूरे 40 लाख के लिए रखने पड़ते हैं। तो ये वाला इशू है, वो इस तरीके से एंटरटेन करना चाहते हैं, ये रीजन है इस बात का, पैसे ज्यादा लेने का। ठीक है, कि जो बच्चे भर रहे हैं वो पॉजिटिवली आए, तो हर कोई ना भरे के बस भर दिया चलो कोई नहीं, 100 रुपए की बात है। ठीक
ठीक है, तो वापस करेंगे, बट ये रीजन है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूं पढ़ाई के बारे में। इसके अलावा देखो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी और बात है आप खुला रख सकते हो यार, ठीक है। आपको पता है कल भी जब हम वहां पे थे, ठीक है, तो उस हिसाब से बात हो रही थी कि किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एक तरफा नहीं होनी चाहिए कोई भी बात, ठीक है, और किसी के साथ जाती नहीं होनी चाहिए, इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये शेप आ गई, इस शेप का पोस्टमार्टम करूंगा मैं, ठीक है, इसका नाम है ए बी सी डी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके बारे में आप सबसे पहले तो ये जानते हो कि इन दोनों का सम 180 होता है और इन दोनों का सम 180 होता है, ये आप जानते हो साइक्लिक के बारे में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मान लो मैंने डायगोनल्स भी मिला दिए, ठीक है, डायगोनल्स मिला दिए, तो एक टॉलमी थ्योरम होती है कि अगर आपने डायगोनल्स का प्रोडक्ट AC और BD का प्रोडक्ट अपोजिट के प्रोडक्ट यानी कि AB इंटू CD प्लस AD इंटू BC इसके बराबर होता है, ये टॉलमी थ्योरम है, आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं इसमें से एक बीच में इक्विलेटरल डाल देते हैं, तो जब वो बीच में इनमें से एक इक्विलेटरल तो वो कट जाता है, जैसे तीनों साइड बराबर है तो वो कट भी जाता है। तो ये आपको पता है, ये फादर कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। फादर कंसेप्ट का मतलब है इसी पे बेस्ड और छोटे कंसेप्ट आपसे पूछ सकता है वो, और क्या चीज पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे कहीं पे सेंटर है मान लो, और यहाँ पे कहीं पे M है, तो मेरे से अगर कोई कल को पूछ रहा है कि BM और DM का रेशियो बताओ, तो आपको पूरा कोसाइन लॉ वगैरह पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा BM और DM में आजू बाजू कंसेप्ट लगाएंगे। BM के आजू बाजू क्या है, आपने बोल दिया जी AB इंटू BC, और DM के आजू बाजू क्या है, आपने बोल दिया जी AD इंटू CD, इस तरीके से आपने बोल दिया। तो आप क्या दूसरे के लिए नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो CM और AM के लिए, बिल्कुल लिख सकते हो। आप बोलोगे CM और AM के लिए हम क्या लिख सकते हैं, CM के आजू बाजू क्या है, आपने बोल दिया BC इंटू CD, और AM के आजू बाजू क्या है, आपने बोल दिया AB इंटू AD। तो ये भी फादर कंसेप्ट है। कई बार इसके बच्चे पे कंसेप्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें वो ये बोल देते हैं कि BM और DM बराबर है, तो अगर मान लो ये बराबर कर दिया तो इसी का बच्चा क्या बन गया, इसका बच्चा ये बन गया कि AB इंटू BC बराबर AD इंटू CD। तो ये शेप है जिसपे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शेप। आपको अगर ध्यान से, अगर आप शेप पढ़ लेते हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस अलग बिल्डअप हो जाता है। और क्या इसमें शेप में और क्या चीज आ सकती है, ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे हमने कॉर्ड्स के बारे में भी पढ़ लिया सेम उसमें, कि फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया जी ये दो कॉर्ड है मेरे ऐसे कट कर रहे हैं, जैसे कि ये AB हो गया, ये CD हो गया, तो अगर मान लो ये M है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि AM और BM इक्वल्स टू CM और DM, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। कई बार एंगल्स भी पूछ लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल बताओ, तो आप बोलोगे देखो ये वाला एंगल अगर मुझे निकालना है तो ये वाली आर्क और ये वाली आर्क, यानी यहाँ पे कहीं पे सेंटर है, तो आप ऐसे देखो एंगल AOC प्लस एंगल BOD, इसका जो एवरेज है वो थीटा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। वैसे मैं इस तरीके से और भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप लोग अगर कमेंट्स में लिखते हो कि हाँ ठीक है हमें पढ़ना है और अब हम पढ़ने के लिए रेडी हैं, ठीक है, ये लड़ाई साइड में रहेगी और अब पढ़ाई करेंगे, तो आप अगर बोलते हो तो मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें रोक रखी हैं। क्योंकि होता है ना कि आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, तो फिर हम भी नहीं करते, ठीक है। पेड वालों को पढ़ा रहे होते हैं रेगुलर, लेकिन अगर आप चाहते हैं यूट्यूब पे भी चीजें आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से एक इंपॉर्टेंट क्लैरिटी वाली वीडियो दी है आपको, आई होप आपको पसंद आई होगी, ठीक है। धन्यवाद, सेशन डिसमिस्ड।